हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है फिर से नीट एंड जेई के क्रैश कोर्स में। आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और देखेंगे कैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। तो देखो क्या करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। और नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास को मैं एम नॉट से रिप्रेजेंट कर दूं। अब मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो वॉल्यूम को मैं राइट साइड में ले जाऊं तो प्रेशर को लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी आर टी बाय एम नॉट। अब क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता ही है, एक गिवन गैस के लिए मोलर मास भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आ जाएगा इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 4। ओके, गुड इवनिंग यश एंड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अ कार्नोट फ्रीजर takes heat from water at 0 degrees Celsius inside it and rejects it to the room temperature of 27 degrees Celsius. The latent heat of ice is 336 into 10 raised to the power 3 joule per kg. If 5 kg of water at 0 degrees Celsius is converted into ice at 0 degrees Celsius by the freezer, then the energy consumed by freezer is close to. तो देखो इसका क्या आंसर आएगा। तो देखो कार्नोट फ्रीजर की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये सब कार्नोट इंजन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो एक्चुअली क्या करते हैं, फ्रीजर से एनर्जी निकाल कर कहां दे रहे हैं, सराउंडिंग में दे रहे हैं, और उसे 5 केजी वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा फ्रीजर, यानी कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा इस प्रोसेस को करने के लिए कि फ्रीजर में 5 केजी आइस जो वाटर है उसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें जनरली हम जानते हैं कि जो कार्नोट इंजन या कार्नोट रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें क्या होता है, जो हीट निकाली जाती है उसको हम Q2 बोल दें, जो हीट रेफ्रिजरेटर से निकाली, और जो बाहर हम भेजते हैं ये रेशो किसके बराबर आता है, T2 बाय T1 के बराबर आता है। ठीक है, बाकी फ्रीजर के लिए या कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी हम वर्ड यूज करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है कि कितनी हीट हमने रिजेक्ट करी, निकाली मतलब फ्रीजर से, और कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। और ये सभी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, तो वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे वर्क ही फाइंड करना है। तो टेम्परेचर्स हमें पता है, तो उन सबका यूज करके हम वर्क निकाल सकते हैं। कैसे, तो जैसे मैं बात करूं Q2 बाय वर्क, वर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 माइनस Q2। तो मैं वर्क को लिख सकता हूं, ठीक है, आई एम राइटिंग वर्क Q2 बाय वर्क। तो अब Q2 बाय Q1, T2 बाय T1 है, तो दिस कैन बी रिटन एज T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो यहां से वर्क को हम निकाल सकते हैं Q2 इंटू T1 माइनस T2 बाय T2। अब Q2 कितनी हीट हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, जितनी हीट ये जो 5 केजी वाटर है इसको आइस बनने में जितनी हीट ये रिलीज करेगा। तो जब ये जो फेस चेंज होता है वाटर से आइस का, तो उसमें कितनी हीट रिलीज होती है, ml, मास इंटू लेटेंट हीट जो हो जाएगा वो। तो मास कितना है 5, लेटेंट हीट कितनी है 336 इंटू 10 की पावर 3। तो इतनी हीट हमें निकालनी पड़ेगी फ्रीजर में से, और इंटू T1 माइनस T2। तो T1 क्या होता है, T1 होता है हाइयर टेम्परेचर। तो हाइयर टेम्परेचर क्या हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है वहां पर मैं डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकता हूं, लेकिन नीचे सिर्फ टेम्परेचर आ रहा है,
तो ये हमें किस में लिखना है, केल्विन में। तो T1 क्या हो गया, ये हाइयर वाला टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस T1 हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस T2 हो गया। लेकिन T2 को हमें किस में लिखना है, केल्विन में, तो हो जाएगा 273 केल्विन। तो अप्रोक्सीमेटली 273 और 27 को हम कैंसिल कर दें तो रफली हम इसको 10 बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 336 इंटू 5। तो 336 इंटू 5 हमारे पास आ जाएगा 168, और ये एक 10 कट जाएगा तो 10 की पावर 2। ठीक है, तो सॉरी 1680 भी आएगा, 1680 इंटू 10 की पावर 2, यानी कि 1.68 इंटू 10 की पावर 5। तो देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो फर्स्ट वाला आंसर जो है मैच करेगा। ठीक है, तो 1.68 पे मत चले जाना, 10 की पावर में भी देखना है। तो एक्चुअली हमने क्या किया था, 273 को 270 मान लिया था, तो डिनोमिनेटर को थोड़ा छोटा कर दिया था, इसलिए आंसर थोड़ा सा बड़ा आ गया। तो अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो वो 1.67 वाला आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये भी कॉमन टॉपिक रहता है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, कारनॉट इंजन, कारनॉट हीट इंजन, कारनॉट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो इनका बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है ये, एन आइडियल गैस हैज मॉलिक्यूल्स विथ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो Cp बाय Cv का रेशियो बताना है एक आइडियल गैस के लिए जिसके पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका। और वैसे आसान क्वेश्चन है, सबका आंसर आ जाना चाहिए। तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी कौन सी गैस है, डायटोमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, डायटोमिक के 5 होते हैं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 हैं, तो कौन सी गैस है, डायटोमिक गैस है। अब डायटोमिक गैस के लिए Cp बाय Cv हमें डायरेक्टली पता होता है, कि जिसको गामा भी बोलते हैं। तो Cp बाय Cv फॉर डायटोमिक गैस इज 7/5। ठीक है, तो इस तरह से हम Cp बाय Cv बता सकते हैं डायरेक्टली कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 हैं, दैट मींस गैस इज डायटोमिक, एंड फॉर डायटोमिक गैस गामा इज 7/5। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, और उसके लिए गामा कितना होता है, 5/3। ठीक है, बाकी और कुछ रिलेशन जो हमारे काम आते हैं उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो Cv जो है, Cv को हम, या गामा को ही डायरेक्टली हम देखें, गामा को हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की टर्म में 1+2/f ऐसे भी लिखते हैं। दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन फॉर गामा। तो यहां से हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 हैं, तो इस तरह से निकाल सकते थे। Cv को हम देखें तो Cv हो जाता है R अपॉन गामा -1, और Cp इज गामा टाइम्स Cv, तो गामा R अपॉन गामा -1। तो ये कुछ रिलेशंस होते हैं जो हमको पता होने चाहिए, कॉमन रिलेशन है, और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं पता, या डायटोमिक गैस की जो ये जो रेशो है Cp बाय Cv का ये नहीं पता, तो फिर हम इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस टू द हीट सप्लाइड टू इट इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस। सॉरी, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप बहुत जल्दी निकाल के दे सकते हैं। तो बताइए क्या आंसर आएगा। इनफैक्ट सोचेंगे दिमाग में तो बिना कुछ कॉपी पे पेन चलाए ही आंसर आ सकता है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मैंने बोला तो ये सब क्वेश्चंस जेई में आए हुए हैं। देखोगे इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन ही इतने सिंपल होंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी टाइम दे दिया इस चैप्टर को और अपना एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर कर ली, तो 70-80% क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, 10-20% में जरूर कई बार कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, कई बार थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन 70-80% टाइम्स क्वेश्चन हम देखें तो ऐसे आते हैं जो इजीली बन जाते हैं। तो देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर आपको पता हो, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन को हम, वैसे तो P डेल्टा भी होता है, उसको NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं, और डेल्टा Q जो है आइसोबैरिक प्रोसेस में होता है NCP डेल्टा T।
क्योंकि आइसोबैरिक का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेल्टा क्यू इज एन सी पी डेल्टा टी, इसके बराबर हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा, और डेल्टा क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या डब्ल्यू बोलते हैं सीधे। और डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है एन सी बी डेल्टा टी प्लस वर्क डन, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हीट सप्लाइड, किसका रेशो पूछा है, हीट सप्लाई, रेशो ऑफ वर्क टू हीट सप्लाई, तो डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू में से देखेंगे एन डेल्टा टी आया, मतलब एन आर डेल्टा टी जो आया, और डेल्टा क्यू क्या हो गया, एन सीवी डेल्टा टी, तो एन सीवी डेल्टा टी, और फिर से डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू इज एन आर डेल्टा टी, तो एन डेल्टा टी कॉमन आएगा नीचे से और कट जाएगा, तो ये आ गया आर अपॉन सीवी प्लस आर। तो आर सीवी, सीवी कितना होता है, एफ बाय टू आर, किसी भी गैस के लिए सीवी इज इक्वल टू एफ बाय टू आर, मोनोएटॉमिक गैस के लिए एफ कितना होता है, 3, सो 3 बाय टू आर प्लस आर, तो नीचे आ जाएगा 5 बाय टू आर से आर कट जाएगा, तो 2 बाय 5, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और क्विकली ये सब चीजें हमको करना आना चाहिए कि फटाफट हम इसको कर पाए। कई बार इसमें W अपॉन डेल्टा यू का रेशो पूछ लेते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो उसमें ये सेकंड टर्म नहीं आती, फिर सीधे एन आर डेल्टा टी अपॉन एन सी वी डेल्टा टी आ जाता, यानी कि 1 बाय सी वी आंसर आ जाता। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, n moles of a diatomic gas in a cylinder are at a temperature T. Heat is supplied to the cylinder such that the temperature remains constant, but n moles of the diatomic gas get converted into monatomic gas. What is the change in the total kinetic energy of the gas? तो देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। क्या करें, हीट सप्लाई करी और उससे गैस के मोल्स जो है, मतलब जो डायटोमिक गैस थी वो कुछ पार्ट मोनोएटॉमिक गैस में कन्वर्ट हो गई, मतलब मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, तो चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी। तो देखो इसका क्या आंसर आना चाहिए। तो देखो क्या कह रहे हैं, एन मोल्स हैं डायटोमिक गैस के टेम्परेचर टी पर, हीट सप्लाई की, उस हीट से टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन एन मोल्स स्प्लिट हो गए डायटोमिक गैस के किसमें, मोनोएटॉमिक गैस में। तो व्हाट इज द चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एफ बाय टू एन आर टी। अब जो मोल्स डिसोशिएट नहीं हुए तो उनके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी उतनी रहेंगी, टेम्परेचर भी उतना ही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो हम उसको छोड़ ही दें, क्योंकि चेंज पूछा है इसको इन्होंने। ठीक है, या फिर मैं अगर पूरा बताऊं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास एफ बाय टू एन आर टी। ठीक है, और इनिशियली कैसी गैस थी, डायटोमिक, तो डायटोमिक गैस थी तो वो 5 उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब जो मोल्स डिसोशिएट नहीं हुए, कितने नहीं हुए डिसोशिएट, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, उनकी तो सेम ही रहेगी, वो तो डायटोमिक ही रहेंगे, तो 5 बाय टू एन माइनस एन आर टी। तो ये उन जो एटम्स है, डायटोमिक एटम्स है, जो डायटोमिक वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी ये रहेगी, क्योंकि उनके कितने मोल्स है, एन माइनस एन। अब जो डिसोशिएट हो गए एन मोल्स, वो दुगने हो जाएंगे, मतलब एन डिसोशिएट होंगे तो कितने बनाएंगे, 2n, लेकिन वो कैसे बनेंगे, मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक एनर्जी क्या हो गई, 3 बाय टू एन आर टी, लेकिन वो दुगने हो गए तो इंटू 2 कर देंगे। तो दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें क्या चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल में से देखोगे 5 बाय टू एन आर टी, ये तो कट ही जाएगा सीधे से, तो यहां से क्या बचा फिर अपने पास, माइनस 5 बाय टू एन आर टी प्लस 6 बाय टू एन आर टी, दैट इज 1 बाय टू एन आर टी। तो इस तरह से इसको करना है। और या फिर अगर हम सेकंड बात करें डायरेक्टली, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, तो उसको देखो ही मत ना भाई, एन में से एन मोल्स डिसोशिएट हुए, तो जो एन माइनस एन है
उनकी तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ना टेम्परेचर चेंज हुआ ना एनर्जी चेंज हुई, तो सिर्फ एन वालों की चेंज हो गई। तो एन वालों की फाइनली कितनी हो गई, अब फाइनली क्या बन गए वो मोनोएटॉमिक, तो 3/2 NRT, लेकिन एन डिसोसिएट होंगे तो कितने मोल्स बनेंगे 2n, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई इन n मोल्स की। इनिशियली कितनी थी, इनिशियली ये डायटोमिक थे तो 5/2, लेकिन n मोल्स ही थे, ठीक है ना। डिसोशिएट होने के बाद 2n हो गए तो 2 टाइम्स का फैक्टर आ जाएगा, लेकिन डिसोशिएट होने के बाद क्या बन गए मोनोएटॉमिक। पहले क्या थे डायटोमिक, लेकिन n मोल्स थे। तो इस तरह से डायरेक्टली हम हाफ NRT ये आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा। तो इस तरह से इसको आसानी से किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है ये, an engine operates by taking n moles of an ideal gas through the cycle A, B, C, D, A shown in figure. The thermal efficiency of the engine is, CV दे रखा है 1.5 R लेना है, तो इसकी एफिशिएंसी बतानी है क्या होगी इस साइक्लिक प्रोसेस की। तो एफिशिएंसी भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए और फिर कैसे उसको यूज करते हैं। तो ट्राई करो, देखते हैं कितने लोग सही आंसर निकालते हैं। तो देखो एफिशिएंसी क्या होती है, तो एफिशिएंसी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डिफाइन की जाती है और ये होती है वर्क डन बाय द गैस डिवाइडेड बाय हीट इंजेक्टेड इनटू द गैस या सिस्टम। तो वर्क डन बाय द गैस डिवाइडेड बाय हीट इंजेक्टेड। हीट इंजेक्टेड का मतलब वो वाली हीट लेनी है, सिर्फ मतलब उन प्रोसेस की जो पॉजिटिव वैल्यू है हीट की। जैसे हमने देखा किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, कुछ हीट दी जाती है, जनरली जिसको हम Q1 भी बोल देते हैं, और कुछ हीट सिस्टम रिजेक्ट कर देता है जिसको Q2 बोल देते हैं। तो एक्चुअली एफिशिएंसी होती है वर्क डन बाय Q1। अब वर्क तो हम क्या कर सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस के एरिया से बता सकते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो हाइट हो गई P नॉट, लेंथ हो गई V नॉट, तो P नॉट V नॉट, दिस इज द एरिया। अब हमें क्या देखना है, हीट इंजेक्टेड, किस पार्ट में हीट इंजेक्ट की गई है। अब ए से बी में देखेंगे वर्क तो जीरो है क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा, तो इसमें क्यू पॉजिटिव आएगा। बी से सी में कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि वर्क पॉजिटिव आएगा, और टेम्परेचर भी बढ़ेगा यानी कि डेल्टा यू भी पॉजिटिव आएगा। सी से डी में वर्क जीरो है, टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू नेगेटिव यानी क्यू भी नेगेटिव। ऐसे डी से ए में वर्क भी नेगेटिव, डेल्टा यू भी नेगेटिव, यानी कि हीट इंजेक्ट किस पार्ट में हुई है, ए बी और बी सी वाले पार्ट में। तो जो Q1 हमें निकालना है हो जाएगा डेल्टा क्यू ऑफ ए बी प्लस डेल्टा क्यू ऑफ बी सी। अब ए बी वाला जो है आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस, अच्छा इसमें टेम्परेचर की भी हम बात लिख सकते हैं कि अगर मैं यहां का टेम्परेचर टी नॉट मानता हूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर प्रेशर डबल होगा तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर 2T0 हो जाएगा। ऐसी बीसी में अगर कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर फिर से डबल हो जाएगा, तो यहां का टेम्परेचर 4T0 हो जाएगा। तो अब ए बी प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसमें डेल्टा क्यू क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, एन सीवी डेल्टा टी, ठीक है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू को डायरेक्टली एन सीवी डेल्टा टी लिख सकते हैं। और बीसी जो है ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसमें डेल्टा क्यू को सीधे एन सीपी डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो ये आ गया एन, सीवी दे रखा है 1.5 आर यानी कि 3/2 आर, और डेल्टा टी ए से बी में जाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 2T0 माइनस टी नॉट, दैट इज टी नॉट। फिर एन सीपी, सीपी होता है सीवी प्लस आर, तो सीवी 1.5 आर है, सीपी हो जाएगा 2.5 आर यानी कि 5/2 आर। और डेल्टा टी 2T0 से 4T0 तक गए तो टेम्परेचर चेंज आ गया 2T0, तो आ जाएगा 10 प्लस 3 13/2 nRT0। और आइडियल गैस इक्वेशन से हम ए वाले पॉइंट पे देखें तो पी नॉट वी नॉट जो है वो nRT0 के बराबर होगा, तो इसको 13/2 पी नॉट वी नॉट लिख सकते हैं। तो यहां से अब हम एफिशिएंसी की बात करें, वर्क, वर्क कितना है पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय हीट इंजेक्टेड, वो कितना है 13/2 पी नॉट वी नॉट।
तो यह रहेगा 2/13। तो 13 डेसिमल लगेगा 20, तो 13 बन जा 13, बचेगा 7, 70। तो 13 5 जा 65 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला आंसर आ जाएगा 0.15। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक तो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए और कैसे उसको निकाला जाता है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, 2 moles ऑफ हीलियम आर मिक्स्ड विद अ मोल ऑफ हाइड्रोजन। हीलियम के 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल से मिक्स किया गया। If Cp by Cv is equal to 3/2 for the mixture, then the value of N is, ठीक है, 2 moles of helium are mixed with N moles of, होना चाहिए, ये मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसको करेक्ट कर देता हूं मैं। तो 2 मोल हीलियम के N मोल्स हाइड्रोजन से मिलाए, और जो मिक्सचर का Cp by Cv गामा है बेसिकली, वो 3/2 है, तो N की क्या वैल्यू होगी? ओके, सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। तो देखो, जो गामा मिक्सचर होता है या Cp by Cp मिक्सचर होता है, गामा मिक्सचर इज इक्वल टू Cp मिक्सचर अपॉन Cv मिक्सचर, जो पूछा गया है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है N1Cp1 प्लस N2Cp2 अपॉन N1Cv1 प्लस N2Cv2। अब गामा मिक्सचर तो हमें दिया हुआ है 3/2। N1 हीलियम के 2 मोल है, हीलियम है मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cv होता है 3/2r, F/2r होता है। मोनोएटॉमिक गैस के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो Cv होता है 3/2r। Cp Cv प्लस r होता है, तो कितना हो जाएगा 5/2r। फिर हाइड्रोजन के n मोल्स दिए हुए। अब हाइड्रोजन डायटॉमिक गैस है, तो उसका Cv होता है 5/2r, क्योंकि डायटॉमिक के 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और Cp हो जाएगा Cv प्लस r, यानी कि 7/2r। और इधर ऐसे ही नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स 3/2r प्लस n टाइम्स 5/2r। तो ये हमारे पास आ गया। तो r तो कैंसिल कर सकते हो सब जगह से, नीचे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आएगा, वो भी आपस में कट जाएगा, तो काट सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 5 इंटू 3 इज 15n, और राइट साइड में आ जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20 प्लस 7 इंटू 2 14n। तो 15n माइनस 14n इज n एंड 20 माइनस 18 इज 2, तो n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन गैस के मोल्स होंगे। तो सबने आंसर सही निकाला था, गुड। अगला क्वेश्चन है ये, 1 mole of an ideal monoatomic gas is compressed isothermally in a rigid vessel to double its pressure at room temperature 27 degrees Celsius. Calculate the work done on the gas. ठीक है, तो 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, उसको आइसोथर्मली कंप्रेस किया, उसका प्रेशर डबल कर दिया रूम टेम्परेचर पे, तो कितना वर्क किया होगा गैस पे? देखो क्या आंसर आएगा। तो ये भी देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन होता है nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। लेकिन यहां पे हमें क्या दे रखा है? प्रेशर की टर्म्स में बात कर रखी है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल होता है। तो V फाइनल बाय V इनिशियल को हम क्या लिख सकते हैं? ln P इनिशियल बाय P फाइनल। ये डायरेक्टली हम पढ़ते भी हैं क्लास में, जब पढ़ते हैं कि इस तरह से लिखा जा सकता है डायरेक्टली, इसको भी एज ए रिजल्ट याद रखते हैं। अब ध्यान रखना है, जब भी टेम्परेचर को हमें यूज करना है कहीं पर भी, तो किस में यूज करना है? केल्विन में। तो हम कई बार गड़बड़ करते हैं, 27 लिख लेते हैं, नहीं 27 नहीं, कितना हो जाएगा ये केल्विन में? 300।
और n मोल्स 1 है तो 300 R ln। अब क्या कह रहे हैं कि प्रेशर हमने डबल कर दिया, यानी इनिशियली अगर प्रेशर P नॉट था तो बाद में हो गया 2P नॉट, तो ये आ गया -300, क्योंकि ये 1/2 आएगा, इसको 2 लिखेंगे तो -300 R ln 2। लेकिन ध्यान रखना, ये जो हम वर्क लिखते हैं W, दिस इज होता है वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, वैसे इसमें तो क्या है कि माइनस साइन के साथ कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर होता तो हम गड़बड़ कर सकते थे कि उसको टिक कर देते। तो ये होता है वर्क डन बाय द गैस। तो अगर इसी में -300 R ln 2 होता तो ये और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता और मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि कई लोगों ने ये निकाला होगा, सोचा होगा चल इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। नहीं, यहां क्या पूछा है, वर्क डन ऑन दी गैस, तो वर्क डन ऑन दी गैस इज नेगेटिव ऑफ दिस थिंग, तो दिस इज वर्क डन बाय दी गैस, हमसे पूछा है वर्क डन ऑन दी गैस, तो वो इसका नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज 300 R ln 2। So this is the work done on the gas। ठीक है, तो देखोगे इस तरह के सिंपल सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसीलिए बेसिक नॉलेज तो हर चीज की हमें अच्छे से होनी चाहिए, कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो तो हम कम से कम बना पाए, ऐसा नहीं हो कि हम बेसिक नॉलेज की कमी के कारण उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट ना कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है ये, a mixture of 2 moles of helium gas atomic mass 4 AMU and 1 mole of argon gas atomic mass 40 AMU is kept at 300 Kelvin in a container. The ratio of their RMS speeds Vrms helium upon Vrms argon is close to, तो RMS स्पीड का रेशियो किसके क्लोज होगा? तो देखो इसका क्या आंसर आएगा। तो देखो क्या होता है इसमें, Vrms का बस फॉर्मूला हमें ध्यान देना है। अब देखो इसमें यही है कि एक बार जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को पढ़ लें, क्योंकि अगर पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं और बहुत जल्दी आप लोग कर सकते हो। तो Vrms का फॉर्मूला होता है √3RT/m0। अब देखो दोनों गैस कंटेनर में है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, आर गैस कांस्टेंट सेम है, 3 सेम है, यानी प्रोपोर्शनैलिटी मैटर करेगी। तो Vrms इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m0। अब हमसे क्या पूछा है, Vrms ऑफ हीलियम टू Vrms ऑफ आर्गन, तो √m0 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नीचे हीलियम का मोलर मास आ जाएगा विच इज 4, ऊपर आर्गन का आ जाएगा विच इज 40, तो √10 आ जाएगा। अब √10 की वैल्यू, अब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो देखोगे 3 के पास कौन सा ऑप्शन है, 3.16, तो पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली हम बता सकते हैं कि 3.16। वैसे भी हम जानते हैं पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली जी के बराबर होता है, तो पाई स्क्वायर कितना होता है 3.14, तो 3.14 का स्क्वायर 9.8 आता है, यानी 10 का रूट कितना आएगा, 3.14 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्नोट इंजन पे। Two Carnot engines A and B are operated in series. Engine A receives heat from a reservoir at 600 Kelvin and rejects heat to a reservoir at temperature T. Engine B receives heat rejected by engine A and in turn reject it to the reservoir at 100 Kelvin. If the efficiencies of the two engines A and B are represented by eta A and eta B respectively, then what is the value of eta B by eta A? तो देखो क्या इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा देखो ये क्वेश्चन जो है मतलब नोशन पे बेस्ड है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है कार्नोट इंजन की वो होती है 1 - T2/T1। T1 हाइयर टेम्परेचर होता है, T2 लोअर टेम्परेचर होता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं T1 - T2/T1। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ईटा ए की बात करें तो वो हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं टी, या चलो अभी मैं इसका ऐसे लिख देता हूं अभी T1 की टर्म में। तो मान लो ये सीरीज में ऐसा हो रहा है कि एक का टेम्परेचर है T1, फिर बीच में एक टेम्परेचर है T2
और फिर एक टेम्परेचर है T3। तो इस तरह से ये साइकिल चल रही है। तो ईटा ए हो गया T1 माइनस T2 बाय T1 और ईटा बी हो गया T2 माइनस T3 बाय T2, इस तरह से। अच्छा, लेकिन अगर हम इसमें T को, ये जो बीच वाला T है, इसको जैसे T1 दे रखा है हमें 600 केल्विन है, T2 हमें T3 दे रखा है 100 केल्विन है, और T2 को अगर हम T मान लेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो जनरली ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, जो T होता है इसको मीन टेम्परेचर लेना होता है अगर कुछ दिया नहीं है तो। T शुड बी T1 प्लस T3, T मतलब जो T2 है, तो T1 प्लस T3 बाय 2 ऐसे हमें लेना पड़ेगा, यानी कि 600 प्लस 100 बाय 2। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे अगर ऐसी समस्या कहीं फंस जाती है तो। नहीं तो दिया होता तो हम उसके हिसाब से चलते। अब यहां से हम ईटा ए निकालें तो वो आ जाएगा 600 माइनस 350 बाय 600, ठीक है, यानी कि 250 बाय 600, यानी कि 25 बाय 60 लिख देता हूं मैं। ईटा भी आ जाएगा T2, T2 इज 350 माइनस T3 100 बाय T2 दैट इज 350, तो आ जाएगा 250 बाय 350, यानी कि अगर एक जीरो काट देते हैं, वैसे और भी कट सकता है अभी, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन में मैं जीरो हटा रहा हूं, तो 25 बाय 35 आ गया। तो जो रेशियो पूछा है ईटा बी इज टू ईटा ए का, तो आ जाएगा 25 बाय 35 डिवाइडेड बाय, तो ये 25 बाय 60 ऊपर चला जाएगा, 25 से 25 कट गया, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 12 जा 60 एंड 5 7 जा, ये होता है। तो ईटा बी बाय ईटा ए, तो आंसर आएगा थर्ड। ओके, समर्थ ने आंसर दिया था और सही आंसर था, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन जो है, मतलब क्योंकि टी की टर्म में अगर हम रखेंगे तो उलझ जाएंगे, तो इसलिए ये चीज थोड़ी सी नोट करनी है। वैसे कोई ऐसा लॉजिक मुझे भी इसके पीछे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अगर करना ही है तो इस तरह से किया जाता है, ये ध्यान रखना है हमको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है ये, अ वर्टिकल क्लोज्ड सिलेंडर sorry, is separated into two parts by a frictionless piston of mass m and of negligible thickness. The piston is free to move along the length of the cylinder. The length of the cylinder above the piston is L1 and that below the piston is L2, such that L1 is greater than L2. Each part of the cylinder contains n moles of an ideal gas at equal temperature T. If the piston is stationary, its mass m will be given by. तो देखो सिंपल फोर्स बैलेंस का क्वेश्चन है, देखो क्या आंसर आएगा। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है एक वर्टिकली क्लोज्ड सिलेंडर है, दो पार्ट में सेपरेट किया हुआ है, पिस्टन फ्रीली मूव कर सकता है, सिलेंडर में अपर पार्ट की लेंथ है L1, लोअर की एंड L2, दोनों में n मोल्स हैं गैस के, दोनों में इक्वल टेम्परेचर पे है गैस, पिस्टन का मास है m और वो स्टेशनरी है, तो m की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल से फोर्स बैलेंस का क्वेश्चन है, तो इस पे mg नीचे लगेगा, ऊपर वाली गैस का अगर प्रेशर है P1 तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी P1 इंटू ए इज एरिया ऑफ पिस्टन, नीचे वाली गैस का प्रेशर है P2 तो वो ऊपर फोर्स लगाएगी P2 इंटू ए। अब इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा, तो फॉर इक्विलिब्रियम P2A इज इक्वल टू P1A प्लस mg, mg नीचे लगा, P1A नीचे लगा, वो दोनों मिलकर P2A के बराबर हो जाएंगे। अब प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, nRT बाय V, PV इज इक्वल टू nRT होती है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना, आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT, तो प्रेशर क्या हो जाएगा nRT बाय V, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं एरिया इंटू L2 इंटू एरिया, फिर P1 क्या हो जाएगा nRT
अपॉन ए इंटू L1, nRT बाई V1 आ जाएगा, टेम्परेचर दोनों का सेम है, n दोनों का सेम है ही, इंटू एरिया प्लस mg। तो ये एरिया एरिया से कैंसिल हो गया इस तरह से। तो nRT, दोनों टर्म nRT वाली एक तरफ ले लें तो nRT कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1/L2 माइनस 1/L1 इज इक्वल टू mg। तो m यहां से हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा nRT बाय g इंटू L1 माइनस L2 बाय L1 L2। दिस इज द वैल्यू ऑफ मास। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, देखेंगे दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, लेकिन सिंपल जो है इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था। और प्रेशर का क्या फोर्स होता है, प्रेशर इंटू एरिया, इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। ओके, अगला क्वेश्चन है ये, 1 mole of an ideal monatomic gas is taken along the path ABC as shown in the PV diagram. The maximum temperature attained by the gas along the path BC is given by। तो कितना मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन करेगी ये गैस। तो इसको करो और देखो क्या आंसर आना चाहिए। देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे तो क्या करना होता है, थोड़ा सा लेंथी मेथड है, बाकी हम देखेंगे इसको कैसे, मतलब ऑप्शंस अगर थोड़े ऐसे अच्छे हैं तो हम किस तरह से जल्दी से भी आंसर निकाल सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट मेथड क्या है कि हमें टेम्परेचर बताना है कहां मैक्सिमम होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेम्परेचर को फंक्शन बनाना पड़ेगा वॉल्यूम या प्रेशर किसी चीज का। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अब हम इस स्ट्रेट लाइन की, ये देखो पहली बात क्या पूछा है कि ये प्रोसेस ए बी सी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ए का टेम्परेचर अगर मैं टी नॉट मान लू, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर प्रेशर 3 गुना कर दिया तो टेम्परेचर 3 गुना हो जाएगा, यानी यहां का टेम्परेचर 3 टी नॉट होगा। और टी नॉट जो है वो किसके बराबर होगा, पी नॉट वी नॉट बाय एन आर के बराबर। ठीक है, एन 1 दे रखा है तो एन को हटा देते हैं, तो पी नॉट वी नॉट बाय आर के बराबर। और फिर ऐसे ही यहां पे देखें, एसी में कांस्टेंट प्रेशर पे अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो टेम्परेचर डबल हो जाएगा, इस तरह से। तो देखो कुछ ऑप्शंस तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की है तो जैसे बी का टेम्परेचर 3 टी नॉट आ रहा है, यानी कि 3 पी नॉट वी नॉट बाय आर, यानी कि 3 टी नॉट से या तो ज्यादा होगा या 3 टी नॉट के बराबर हो सकता है, उससे कम तो मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं बोल सकते। तो 5/8 1 से भी कम है, इसको हटा सकते हैं हम। 25/8 3 से ज्यादा है। 24 5/4 ये भी 3 से ज्यादा है। 25/16 ये 3 से कम है, तो ये दो ऑप्शन तो हम सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास बच जाते हैं दो ऑप्शन कि इनमें से कोई आंसर होना चाहिए। अब कहां पे मैक्सिमम हो सकता है, देखो इधर पे जब हम ए से बी गए तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, ऐसे ही सी और ए के बीच में ए से सी में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब बी से सी में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि बी से सी में क्या होगा टेम्परेचर का। तो एक्चुअली क्या होगा यहां पर, अगर हम कॉमन सेंस से बात करें तो टेम्परेचर बढ़ता है और फिर घटता है। कैसे, जैसे मैं इसमें एक और पॉइंट ले लूं, यहां पे काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये मैंने एक और पॉइंट ले लिया यहां पे, ये वॉल्यूम मैंने ले लिया 3 वी नॉट और प्रेशर पी नॉट, तो यहां का टेम्परेचर भी 3 टी नॉट हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं, अब आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ हमें पता रहता है कैसा बनता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ ऐसा कर्व जैसा बनता है इस तरह से। और अगर दो पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, मतलब उन दोनों पॉइंट को उसको टच करना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे कुछ ये ग्राफ बनेगा। तो इस पूरे ग्राफ का टेम्परेचर क्या होगा, 3 टी नॉट, और इससे ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसका टेम्परेचर 3 टी नॉट से ज्यादा आएगा। तो इसलिए आंसर जो है 3 टी नॉट से भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा। इस तरह से हम रफली बता सकते हैं। और अगर देखो ये सिमेट्री होती कि यहां पे भी 3 टी नॉट होता है, यहां पे भी 3 टी नॉट, मतलब प्रेशर हमने क्या किया, यहां पे 1/3 कर दिया और वॉल्यूम 3 गुना कर दिया, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहां आता है, मिड पॉइंट पे आता है। अगर ऐसा केस होता, जो कि अभी नहीं है, अगर ऐसा केस होता तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहां पे आता,
टी मैक्सिमम, जहां पे प्रेशर कितना हो जाता 3p0/2 और वॉल्यूम कितना हो जाता इनका v0 और 3v0 का बीच का, तो सॉरी 3p0/2 नहीं 2p0, और ये वॉल्यूम आ जाता 2v0 इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से ये वॉल्यूम आता, तो यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो जाता 4p0v0 यानी कि 4t0 के बराबर। बाकी हम देखें ये जो लाइन है, ये लाइन का टेम्परेचर तो इस लाइन के पॉइंट से कम ही होगा क्योंकि ये नीचे आ रही है इससे, तो यानी कि यहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर 4p0v0 तो नहीं हो सकता, उससे कम ही होना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम अगर डायरेक्टली बताना चाहें तो 25/4 इज मोर देन 4, 4 से भी ज्यादा आ रहा है, यानी कि ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो इसलिए ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। अब ये तो क्या हो गया कि ऐसे हम एनालाइज करके बता सकते हैं। अब अगर हमें एग्जैक्ट करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बी से सी की, क्योंकि हमें पता है बी से सी में टेम्परेचर वेरी कर रहा है और उसमें मैक्सिमम आएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी लिखेंगे पहले। तो लाइन की इक्वेशन लिखना आती है हमको, तो क्या हो जाएगा, तो जैसे मैंने ए वाले पॉइंट को अगर रेफरेंस मान लिया तो P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप हो जाएगा 3p0 माइनस पी नॉट अपॉन v0 माइनस 2v0 इंटू v माइनस v0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो P इज इक्वल टू पी नॉट, ये आ जाएगा माइनस 2p0/v0 इंटू v माइनस v0। अब PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आ जाएगा PV/NR, तो P को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/NR को मैं बाहर लिख लेता हूं, तो ये आ जाएगा P0V माइनस 2p0/v0 इंटू v² माइनस v0v, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर को मैक्सिमाइज करना है। अब कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो एट मैक्सिमम टी, अब टेम्परेचर किसका फंक्शन है, वॉल्यूम का फंक्शन है, तो dt/dv शुड बी 0, तो dt/dv निकालेंगे तो यहां से आ गया 1/nr, ये p0 माइनस 2p0/v0, v² का डेरिवेटिव 2v माइनस v0 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ गया। अब 1/nr राइट में ले जाओगे 0 हो जाएगा, तो p0 इज इक्वल टू 2p0/v0 इंटू 2v माइनस v0 आ जाएगा, तो p0 से p0 कट गया, तो v0 इज इक्वल टू 4v माइनस 2v0 आ जाएगा, तो 3v0 इज इक्वल टू 4v, यानी कि v इज इक्वल टू 3v0/4। इस वॉल्यूम पे जो है टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। अब इस वॉल्यूम को टेम्परेचर वाले एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, तो जो T मैक्सिमम आएगा, तो टेम्परेचर का कहां पे आया था हमारे पास एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन आया था टेम्परेचर का, इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, तो क्या आ जाएगा 1/nr इंटू यह आ जाएगा 3/4p0v0 माइनस 2p0/v0, और यह आ जाएगा v0 मतलब 3/4v0 का स्क्वायर, यानी कि 9/16v0 स्क्वायर माइनस 3/4v0 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा, तो एक v0 तो कैंसिल कर सकते हो। अब आगे की कैलकुलेशन कर लो, तो 1/nr 3/4, अब p0 v0 को भी मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो बचेगा 3/4, यहां से बचेगा -2, और ये एलसीएम लोगे 16, अगर एलसीएम लिया तो 9 माइनस 12, ठीक है ना, यहां पे हमने 16 एलसीएम लिया तो यहां बचेगा 9, वहां पे -12, तो ये आ जाएगा। मैं सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं, p0 v0/nr का फैक्टर n तो 1 हो ही गया, तो बाकी फैक्टर क्या जो आएगा उसके अलावा 3/4 माइनस, ये 2 से 16 काटोगे 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3/8,
तो 8 एलसीएम लोगे, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, 6 + 3 9/8 आ रहा है मेरा। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, एक बार चेक करो आप लोग भी कहाँ मिस्टेक की मैंने। लाइन की इक्वेशन P - P नॉट इज इक्वल टू 3P नॉट माइनस P नॉट by V नॉट minus 2V नॉट into V minus V नॉट, P is equal to P नॉट minus 2P नॉट by V नॉट into V minus V नॉट। PV is equal to nRT, T is equal to PV by NR 1 by NR P नॉट V। देखो अब ये कैलकुलेशन काफी वैसे लंबी हो रही है, तो वही कि इसमें एरर होने के चांसेस रहते हैं, तो जो लॉजिकली हमने समझा वैसे यूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, कैलकुलेशन भी सही आनी चाहिए हमारी। तो इसका आ गया V² माइनस P नॉट इंटू वी, डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया P नॉट माइनस 2P बाई V नॉट 2V माइनस V नॉट। NR को 0 कर दिया, P नॉट इज इक्वल टू 2P नॉट बाई V नॉट 2V माइनस V नॉट, तो V नॉट इज इक्वल टू 4V माइनस 2V नॉट 3V नॉट, तो ये तो सही है। 1 बाय NR 3/4 P नॉट V नॉट माइनस 2P नॉट बाई V नॉट, 3/4 का स्क्वायर कर दिया तो 9/16 V नॉट स्क्वायर माइनस 3/4 V नॉट स्क्वायर। P नॉट V नॉट बाय NR कॉमन ले लिया, यहां से बचा 3/4 माइनस 2 इंटू 16 एलसीएम लिया हमने, तो 4 3 जा 12, 9 माइनस 12/16, तो ये आया 3/8। कैलकुलेशन तो सही दिख रही है मेरे को, लेकिन 11/8 तो कैसे भी नहीं आ सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर, 9/8। चलिए इसको एक बार कैलकुलेशन को दोबारा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक जो मिस्टेक है वो मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग भी दोबारा चेक कीजिएगा, मैं भी अपने एंड पे दोबारा एक बार चेक करूंगा, ठीक है। और बाकी जो पहला तरीका बताया था वो तो समझ आया होगा कि आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। आंसर इससे भी आएगा, लेकिन आई थिंक मैं कहीं पे कुछ मिस्टेक कर रहा हूं जो अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। चलिए, तो ऑलमोस्ट टाइम भी अपना हो गया है, ठीक है। तो चलो आज एक काम करते हैं, यहीं तक करते हैं, और इसके लिए सॉरी कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाया इस तरीके से, मतलब इसको करेंगे, लेकिन देखते हैं। तो वही गलतियां सबसे हो सकती हैं, मिस्टेक, और अपनी मिस्टेक समझ आना मुश्किल होता है कई बार, उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये चीज एग्जाम में आप लोग भी फेस करते होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिस्टेक तो हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर एक मतलब ऑल्टरनेट वेज भी होते हैं क्वेश्चंस करने के, उनको भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखें। चलिए, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।